हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो आज हम हिस्ट्री के नए सेशन में एक नया टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुगल एम्पायर के वेटन के बाद, खास करके औरंगजेब की डेथ के बाद, बहुत सारे जो एरिया थे जो औरंगजेब ने फोर्सफुली करके एनेक्स करके रखे थे या इनको कंट्रोल करके रखा था, उन एरियाज में जो वहाँ के जो लोकल रूलर थे उन्होंने बगावत शुरू कर दी थी। वो अलग होना चाहते थे, लेकिन कुछ समय तक, मतलब 10-15 सालों तक ये था कि लोग इस डर में रहे कि मुगल सेना मतलब काफ़ी ताकतवर है, हमें हरा देगी। लेकिन जब कुछ रूलर बदले, जैसे बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांगीर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, तो ये जो शासक थे ना, बहुत कमजोर शासक और अय्याश टाइप शासक थे। तो जब ये शासक एक के बाद एक आ रहे थे, तो उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि जो मुगल एम्पायर है ना, उसमें अब पहले जैसी बात नहीं रही। जो औरंगजेब के टाइम पे जो पावरफुल हुआ करते थे, विजडम हुआ करती थी रूलर्स में, एक पैनल हुआ करता था जहाँ सलाह ली जाती थी। यहाँ पे क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह अय्याशियों में डूबा हुआ है, ठीक है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि राज्य में क्या चल रहा है। तो इसी का फायदा उठा के जो हमारे मुगल बादशाह थे जो औरंगजेब के बाद आए, उनकी साइकी देखकर ही जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका एक उदय शुरू हुआ और उन्होंने इंडिपेंडेंस मांगनी शुरू करी, ठीक है। तो बहुत सारे राज्य, जैसे बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, जाट साम्राज्य का उदय हुआ, अवध का उदय हुआ, तो बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ। लेकिन बंगाल, अवध और हैदराबाद, इन तीन राज्यों की इंडिपेंडेंस ने, इन तीन राज्यों ने खुद को जब ऑटोनोमस घोषित किया, तो मुगल साम्राज्य की जो बैकबोन थी ना, वो टूट गई। क्योंकि जो मुगल साम्राज्य को जो सबसे ज्यादा जो टैक्स प्राप्त होता था, जो कर प्राप्त होता था, वो इन्हीं तीन राज्यों से प्राप्त होता था। ये मुगल साम्राज्य वन ऑफ द रिचेस्ट रियासत थी, ठीक है। तो इनके वेतन के बाद जो मुगल साम्राज्य का जो वेतन था ना, वो और तेजी से हुआ, मुगल और कमजोर होते गए, क्योंकि जहां से टैक्स मिलता था वो इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। सेना रखने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहां से आता था? टैक्स से आता था। टैक्स नहीं आ रहा तो पैसा नहीं आ रहा, और पैसा नहीं आ रहा तो मिलिट्री नहीं आ रही, तो मिलिट्री वो कमजोर होती गई। तो आज हम उन्हीं क्षेत्रीय राज्यों का उदय पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है बंगाल। बंगाल मैंने आपको बताया था कि 1714 में ये ऑटोनॉमस हुआ, पूरी तरह से स्वायत्त हुआ। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि ये जो इसकी जो स्वायत्तता की शुरुआत हुई 1719 में हुई। तो अब आप कहेंगे कि दो डेट बता रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी समझ में आएगा कि 1719 में भी हुई थी और 1740 में भी हुई, 1740 में भी हुआ था। तो 1719 में क्या हुआ, हमने आपको बताया था, इस टाइम पढ़ा रहे थे मोहम्मद शाह के बारे में। तो मोहम्मद शाह बन चुका है मुगल बादशाह, ठीक है। उन्होंने देखा कि ये तो रंगीला बादशाह है, अय्याशियां करता है, तो इसी का फायदा उठा के एक मुगल सूबेदार, कौन? मुर्शिद कुली खां मुगल सूबेदार था। होता है ना कि जब राज्य बहुत एक्सपेंड हो जाता है, तो एक जो राजा है, मेन राजा है, वो एक टाइम पे हर जगह नहीं हो सकता है, तो वो अपने कुछ गवर्नर अपॉइंट कर देता है। तो उन्हीं गवर्नर्स में से, उन्हीं सूबेदार में से एक ये था मुर्शिद कुली खां। तो जब इसको लग गया कि जो नया बादशाह, मुगल बादशाह बना है, वो बहुत कमजोर है, तो इन्होंने क्या करा कि बंगाल की स्वायत्तता की घोषणा कर दी।
स्वायत्तता की घोषणा कर दी इन्होंने। लेकिन घोषणा तो कर दी, लेकिन मुगल बादशाह इनको पता था कमजोर है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, ताकत का अंदाजा नहीं है इन्हें। तो इन्होंने एक दूसरा बोला कि भाई स्वायत्त तो है, लेकिन हम जो मुगल है ना, मुगल बादशाह है, उसको टैक्स या नजराने देने भेजेंगे। देखो नजराने भेजते रहते थे, दो चीजें जाती थी, एक होता था टैक्स, दूसरे होते थे नजराने। ठीक है, एक फारसी वर्ड है। तो टैक्स का मतलब तो वो होता है कि आपने जो इनकम की है उसका कुछ हिस्सा मुगल बादशाह को जाता था, तो वो तो हो गया टैक्स। ठीक है, नजराना क्या होता था कि राजा को खुश करने के लिए कोई महंगी चीज या ज्यादा पैसा भेज दिया जाता था कि राजा खुश हो जाए कि इन्होंने क्या भेजा है। तो इन्होंने क्या था कि टैक्स इन्होंने बहुत कम कर दिए, लेकिन क्या करते थे, मुगल बादशाह को नजराने देने रहते थे, ताकि जो मुगल बादशाह है वो खुश रहे और कहे कि चलो ठीक है, नजराने तो भेज ही रहा है। ठीक है, तो नजरानों का मतलब एक और होता था, मुगल बादशाह को खुश करना तो मतलब होता ही था, पर्पज होता ही था नजरानों का। लेकिन जो सेंट्रल वो समझती थी, जो सेंट्रल फोर्स होती थी, मुगल बादशाह होती थी, अगर उसको कोई नजराने भेज रहा है तो ये प्रतीक होता था इस बात का कि वो एरिया आज भी मुगल बादशाह की सत्ता को मानता है। टैक्स नहीं आ रहे, नजराने आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक सिंबोलिज्म होता था कि हम आज भी मुगल बादशाह की जो सत्ता को मानते हैं। तो ये चलते रहा। मुर्शिद कुली खां था, अब बोला जाता है कि भाई ये सेक्युलर थे बहुत ज्यादा, मतलब ये हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, ये हिंदुओं को भी बराबर उतना ही मतलब राइट्स देते थे जितने मुसलमानों को मिलते थे। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि आप जो देखो, जो भी रीजनल पावर का राइज हो रहा है, कोई भी, चाहे बंगाल हो, चाहे मैसूर हो, चाहे हैदराबाद हो, वो एकदम से सारे सेक्युलर क्यों हो जा रहे थे? एक रीजन था उनके पीछे। सारे आप देखोगे कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां आएंगे, वो भी सेक्युलर हो जाएंगे, अवध में सादत खां आएंगे, वो भी सेक्युलर हो जाएंगे, हैदराबाद में चिनकिलिच खां आएगा, वो भी सेक्युलर हो जाएगा। तो मतलब ये 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले लोग और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग क्या कहते हैं, एकदम से सेक्युलर कैसे हो गए? एकदम इतने कट्टर राजा और एकदम से सेक्युलर कैसे हो गए? तो इसके पीछे जो रीजन बोला जाता है वो ये है कि भाई इन्होंने अपना राज्य बना लिया स्वायत्त। अब उस राज्य में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है और क्रिश्चियन भी रहता है ना। अब इनने राज्य को डिक्लेयर किया स्वायत्त। मुगल बादशाह को मान लो गुस्सा आ गया और वो अपनी सेना लेके अटैक कर दिया बंगाल पे। ठीक है, उसने अटैक कर दिया बंगाल पे। तो क्या होगा, जो मुस्लिम है वो तो चलो उसको तो अपने फेवर में कर लेंगे कि हम भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, चलो हमारे साथ लड़ो। लेकिन हिंदू, सिख और जो क्रिश्चियन है उनको कैसे फेवर में करते? तुम तो उनको जुर्म ढा रहे हो, क्यों तुम्हारे जुर्म में तुम्हारा साथ देंगे? फिर अगर तुम्हें कोई मारने आएगा, ठीक है, तो तुम्हारा विरोधी उसका साथ देगा ना जो तुम्हें मारने आया है, ना कि नहीं हमें तो आपकी मार खाने में बहुत मजा आ रहा है तो हम चलो आपका साथ देंगे। तो ये रीजन था इनके सेक्युलरिज्म का कि इनको डर रहता था। जो नए राज्य बनाते थे, स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस अपनी घोषित करते थे, इनको हमेशा एक डर रहता था कि कल को कहीं से हम पे अटैक ना हो जाए, या मतलब सेंट्रल पावर ही हम पे अटैक ना कर दे कि तुमने खुद को स्वायत्त या ऑटोनोमस घोषित कैसे किया। तो अपनी जनता का साथ लेने के लिए कि कम से कम ऐसे समय पे कम से कम जनता तो हमारे साथ खड़ी रहे, सारी जनता हमारे साथ खड़ी रहे, तो ये बन जाते थे सेक्युलर। देखो इनके सेक्युलरिज्म का बस सिर्फ इतना सा रीजन होता था। तो मुर्शिद कुली खां बड़े सेक्युलर टाइप के नवाब थे, सब धर्मों में मानते थे।
ठीक है, भले ही रीजन कुछ अलग और थे इनके, लेकिन हाँ सेक्युलर थे। दूसरे क्या थे कि ये थोड़ा प्रोग्रेसिव आदमी था, ठीक है। इसके पास एक विजन था, ऐसे नहीं कि मुगल बादशाह कमजोर हो गया अब चलो मैं अपना इंडिपेंडेंट राज्य बनाता हूं, नहीं, उस बंगाल को आगे ले जाने के लिए विजन भी रखता था ये इंसान, ठीक है। तो इन्होंने कई सारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की भी कोशिश की इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसके साथ ही मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी जो थी ना ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। पहले मुर्शिदाबाद बनाया अपने नाम से, मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान, ठीक है, और फिर एक नया शहर बसाया मुर्शिदाबाद नाम से और अपनी राजधानी बना दी मुर्शिदाबाद। तो बंगाल की राजधानी पहले क्या थी, ढाका थी, फिर मुर्शिदाबाद हो गई। तो यहां से इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई। इसके साथ ही 1719 में ही उड़ीसा को बंगाल का पार्ट बना लिया मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। 1733 में बिहार को सुजाउद्दीन ने, जो मुर्शिद कुली खान के बाद आया सुजाउद्दीन, उसने बिहार को भी बंगाल का पार्ट बना लिया। तो ये दो चीजें बड़े, ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये दो क्वेश्चन फेवरेट हैं एग्जाम्स के कि उड़ीसा बंगाल का पार्ट कब बना, तो आपका आंसर होना चाहिए 1719, और बिहार कब बना बंगाल का पार्ट, तो 1713 में, ठीक है। तो ये चलते रहा, फाइनली 1714। अब आपको रीजन पता चलेगा कि मैंने आपको दो डेट क्यों बताई थी कि जो बंगाल था वो ऑटोनॉमस 1740 में हुआ, और अभी बता रहा हूं कि 1719 में भी हुआ था। तो अभी आपको फाइनल रीजन पता चलेगा। तो बंगाल में जो मुर्शिद कुली खान था उसके एंसेस्टर फिर नवाब बनते रहे। सुजाउद्दीन का एक सूबेदार था, मिलिट्री कमांडर था, जिसका नाम था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान ने 1740 में बंगाल की सत्ता पे कब्जा कर लिया, खुद नवाब बन गया, ठीक है। ये भी बड़ा तेज तर्रार आदमी था, मतलब बड़ा प्रोग्रेसिव माइंडसेट का, ठीक है। और ये इनका विजन क्या था कि अभी भारत बंगाल में, ये बंगाल को भारत बनाना चाहते थे, नॉट इन दैट पॉजिटिव सेंस, मतलब बंगाल से एक्सपेंशन इनका शुरू करना चाहते थे। तो 1714 में जब ये नवाब बने तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो मुगल बादशाह था ना, मुगल बादशाह को बताया मैंने कि वो टैक्स में कमी कर दी लेकिन नजराना भेजा जा रहा है, हमने कहा हटो कोई नजराना नहीं देंगे इसको। इसने मुगल बादशाह का नजराना खत्म कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं मानता, मैं ही बादशाह हूं अब अपने एरिया का, बंगाल का बादशाह, मेरे ऊपर कोई बादशाह नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दो डेट्स मानी जाती हैं, 1719, ठीक है, कि ऑटोनॉमस हो गए लेकिन मान रहे हैं, अभी सिंबोलिज्म रूप में मान रहे हैं कि भाई देखो हम तुम्हारी सत्ता मानते हैं। 1714 में इन्होंने कहा कि हटो कोई मुगल बादशाह नहीं, मैं ही हूं रूलर, मैं किसी मुगल बादशाह को नहीं मानता हूं। अली वर्दी खान क्या होते हैं, एज होती है इनकी, और काफी समय तक, काफी टाइम तक ये लोग ये रूल नहीं कर पाते हैं। बाद में क्या होता है, अली वर्दी खान के बाद इनके नवासे, यानी कि इनकी बेटी का बेटा, जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। एक यंगस्टर, जवान, गर्म खून एकदम, ठीक है, बहुत ज्यादा एज नहीं थी इसकी, इसे 24 साल का था, यंग एज का। अब यंग एज का आदमी जब आता है ना, तो सबसे पहले पुरानी चीजों को हटाता है। उसके अंदर बहुत, यंगस्टर के अंदर ये रहती है कि चेंज अपने हिसाब से किया जाए, चेंज रैपिड होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा कि जितने भी अली वर्दी खान के टाइम के जितने अधिकारी काम करते थे ना, जितने उसके एडवाइजर थे, जितने वो थे,
सबको कर दिया बर्खास्त, नए लोग अपॉइंट करे। ठीक है। दूसरा, अली वर्दी खां की एक दूसरी बेटी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। अब घसीटी बेगम चाहती थी कि भाई उसका बेटा बादशाह बने, नवाब बने, सॉरी। ठीक है। लेकिन अली वर्दी खान ने क्या करा, अपनी दूसरी बेटी के बेटे को बना दिया, सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया। तो घसीटी बेगम इससे चिढ़ती थी। तो एक तरफ अधिकारी बर्खास्त हुए कि भाई एकदम से जो लोग महलों में रह रहे थे, अच्छा खासा पैसा उनको मिल रहा था, राजकोष से फ्री लेना देना, तो उनको तुमने रोजी रोटी छीन ली बर्खास्त करके। दूसरा, एक लेडी, एक औरत जो ये सोच रही है कि ये गलत बन गया नवाब, नवाब तो मेरे बेटे को बनना चाहिए था। तो ये दोनों मिल गए, जो अधिकारी वर्ग था और घसीटी बेगम, ये लोग मिल गए। अब ये मिल गए लेकिन ताकत नहीं है। अरे सिराजुद्दौला को मारने के लिए, सिराजुद्दौला नवाब है, कोई आम इंसान नहीं है कि जाके अब एक हो गए जाके मार दे। सेना है उसके पास, किले में रहता है। ठीक है। तो उसको मारने के लिए तो भाई सेना वगैरह तो चाहिए, है या फिर ताकत वगैरह तो चाहिए। तो यहां अब इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हलचल मचाने के बाद अब ये इतने ज्यादा तेज निकले इतने ज्यादा तेज और इतने ज्यादा गर्म खून कि अंग्रेजों से भिड़ बैठे ये। ठीक है। और जबकि इनके नाना जो अली वर्दी खां थे, जब उनसे पूछा गया कि भाई अंग्रेजों के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो अली वर्दी खां क्या बोलता था कि बे मधुमक्खी के छत्ते के समान है। कोट कर रहा हूं उनके वर्ड कि बे मधुमक्खी के छत्ते के समान है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता है ये, इनसे जितनी दूर रहोगे शांति से रहोगे, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया क्या होता है तो जानते ही। तो जो समझदारी अली वर्दी खां के पास थी, क्योंकि एक्सपीरियंस था, मिलिट्री कमांडर था, वो गलती इन्होंने आगे कर दी, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया इन्होंने। तो इन्होंने पहला फरमान सुनाया कि मेरे एरिया में यानी कि बंगाल में कोई कंपनी आ रही है ट्रेड करने, सब ट्रेड करो, लेकिन किलेबंदी कोई नहीं करेगा। किलेबंदी का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में कोई कंपनी आती थी, अपनी कंपनी बनाती थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती थी, उसमें फौजी तैनात करती थी, तो उन फौजियों की तैनाती को ही बोला जाता था किलेबंदी। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मेरे एरिया में कोई किलेबंदी नहीं करेगा। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी, उन्होंने कहा अच्छा किलेबंदी नहीं करोगे, उन्होंने कहा कल ही किलेबंदी करेंगे। इनने जाके किलाबंदी कर दी कलकत्ता की। 1698 में इन्होंने कलकत्ता बना दिया था, किलेबंदी कर दी। सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, सिराजुद्दौला ने कर दिया इनके किले पे अटैक। और ये कब हो रहा है सर? ये हो रहा है दिसंबर 1756 के समथिंग में। ठीक है। आया और पूरी इनके किले पे हमला कर दिया, सारे लोगों को मतलब भगा दिया, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग मारे गए। और जो किले की जिम्मेदारी थी, जो अंग्रेजों का किला था, उसकी जिम्मेदारी अपने जो एक उसका खाजन खास का मानिक चंद, उसको देके चला आया। लेकिन बाद में पता, अंग्रेजों को जब ये बात पता चली, जो दूसरे साइड में रहते थे, कि ऐसे ऐसे हमारे कलकत्ता के किले पे हमला कर दिया गया, तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव, ये अंग्रेज कमांडर था, अपनी सेना लेके चल दिया। और सेना इतनी विशालतम सेना, इसने कहा था कि मतलब सेना इतनी भयंकर लेके जाओ कि सामने वाला देख के हार मान ले। तो जब पता चला सिराजुद्दौला को पूरी की अंग्रेज सेना आ रही है लड़ाई के लिए, तो इन्होंने पत्र भेज दिया कि चलो कोई बात नहीं, लड़ाई वड़ाई क्यों करनी है, अब कर लेते समझौता। तो नोट करना है इस चीज को, 1757 फरवरी
क्या हुआ? अलीनगर की संधि किनके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और इस संधि में क्या हुआ? सिराजुद्दौला को मजबूर होके किलेबंदी की इजाजत देनी पड़ी। अंग्रेजों ने कहा हम तो फौजी लगाएंगे अपनी कंपनी के आसपास, ठीक है। और कुछ ऐसे जुर्माना भी लिया गया, कुछ होता है ना कि कंपनसेशन लिया गया कि तुमने हमारे इतने लोग मार दिए, इतने पैसे दो। तो सिराजुद्दौला को झुकना पड़ा। लेकिन अंग्रेज भाप गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, कल को ये ताकतवर होगा तो फिर से काम करेगा। तो अब अंग्रेज लग गए। उन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला को हटाना बंगाल से, क्योंकि उनको पता था, अंग्रेजों को पता था कि बंगाल के बिना इंडिया पे रूल करना इम्पॉसिबल है, या इंडिया के ट्रेड पे रूल करना इम्पॉसिबल है। बंगाल को माना जाता था इंट्रेंस ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि आप जब बंगाल से जब आप सदर्न पार्ट से आओगे तो आपको वेस्टर्न घाट वगैरह मिलेंगे, काफी पहाड़ी रीजन मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिहाज से उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं माना जाता। लेकिन जब आप बंगाल से इंडिया की तरफ एंटर करेंगे तो आपको मिलेगा बंगाल फर्टाइल जमीन पूरी की पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, बहुत सारी ग्रीनरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब एग्रीकल्चर रिच लैंड आपको मिलेगा। तो अलीनगर की संधि तो अंग्रेजों ने कर ली, लेकिन अंग्रेजों को एक बात खटक गई कि भाई कल इसके पास अगर वो हुआ तो ये कल को फिर अटैक करेगा। तो अंग्रेजों ने करना चालू करा षड्यंत्र। घसीटी बेगम को मैसेज भेजा गया कि तुम चाहते हो ना तुम्हारा बेटा बने नवाब, हम बनाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ जितने लोग हैं ना लेके आ जाओ सबको। तो घसीटी बेगम और वो जो अधिकारी जो बर्खास्त हुए थे उन सबको लेके अंग्रेजों के पास रॉबर्ट क्लाइव से मिलने पहुंची, ठीक है। अब ये अंदर के लोग थे, इन्होंने पूरी बता दी कि अभी प्रेजेंट टाइम में सिराजुद्दौला के पास ना तो कोई पैसा है ना कोई सेना है, यानी कि अंदर की पूरी बात उन्होंने बता दी, सिराजुद्दौला की सारी कमियां। तो जब अंग्रेज आश्वस्त हो गए तो उन्होंने कहा कि इसको तो आसानी से हरा लेंगे। प्लस इन्हें एश्योरेंस दिया कि सिराजुद्दौला के पास सेना कम है और उस सेना में भी हमारे लोग हैं, वो लड़ेंगे ही नहीं। फाइनली दिन आया 23 जून, ये नोट करते जाने में मैं डेटे लिखवाते जा रहा हूं। 23 जून 1757 प्लासी अंग्रेज सेना प्लासी में पहुंच गई और सिराजुद्दौला को लड़ना फिर मजबूरी हो गई। सिराजुद्दौला भी अपनी छोटी मोटी जो सेना उसके पास थी लेके पहुंचा, लेकिन पता चला कि उसकी 80% सेना ने लड़ने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो किनके ऑर्डर फॉलो कर रही थी? घसीटी बेगम के। केवल 20% फौजी ही लड़े। ये बोला जाता है कि 3 से 4 घंटे में युद्ध खत्म हो गया था। 3 से 4 घंटे में युद्ध खत्म हो गया पूरा का पूरा। जो मोहनलाल, मीर मदान, कुछ लॉयल लोग थे जो सिराजुद्दौला के पढ़े लिखे लोग, वही इसकी साइड से लड़े, सारे मारे गए, ठीक है। सिराजुद्दौला ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन मीर जाफर का जो लड़का था, मीर जाफर जो कभी सिराजुद्दौला के उसमें वो हुआ करता था, एक कुलीन वर्ग में शामिल था, तो उसके बेटे मीरान ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। मीरान, सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला जब मारा गया तो फिर जो उनको घसीटी बेगम को जो प्रॉमिस दिया गया था, अंग्रेजों ने कहा अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो उन्होंने कहा हटो, कौन सा प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस। घसीटी बेगम को भी साइड में, घसीट के साइड में कर दिया गया और नवाब बनाया गया किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर को बनाया गया 1757 में, और बहुत सारी रियायतें ले ली, ठीक है। और ये पपेट था इनका, कि जो अंग्रेज बोलते थे वो ये करता था। अंग्रेज बोलते थे ये छूट दे दो, ये छूट दे दी, और पैसे वैसे भी अंग्रेज से लेते रहते थे, मतलब काफी धन की उगाही भी करते रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1760 आते आते
अंग्रेजों को जब लगा कि इससे इतना फायदा नहीं हो रहा है, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया नवाब। ठीक है, अब ये देखना, ये एकदम इतना टैक्टिकल शिफ्ट था कि अंग्रेजों ने एक दूसरे लैंड पे, इंडिया में, बिना कोई तलवार चलाए नवाब बदल दिया एक स्टेट का। ठीक है, ये बैटल ऑफ प्लासी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी ने ना इंडिया का जो फ्यूचर था ना, वो कुछ कुछ क्लैरिटी दे दी कि क्या होने जा रहा है बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया में, कि कौन रूल करने जा रहा है। एक बहुत हद तक क्लैरिटी लोगों को मिल गई। 1760 में मीर कासिम को बना दिया इनको, लेकिन मीर कासिम बन तो गया इनकी मतलब अंग्रेजों की सहायता से, लेकिन जब वो बना तो उसको पता चला कि ये तो बस यूज कर रहे हैं, इन्होंने मीर जाफर को हटा दिया, क्या गारंटी है साल 2 साल बाद मुझे नहीं हटाएंगे। तो उसने थोड़ा अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू करा। उसने सबसे पहला क्या किया कि जो राजधानी थी बंगाल की, मुर्शिदाबाद, रिमेंबर, मुर्शिद कुली खान ने बनाई थी राजधानी, ढाका से मुंगेर एस्टेब्लिश की थी। अब इस मुर्शिदाबाद से राजधानी ले गया मुंगेर। हमने कहा कि अंग्रेजों की पहुंच से दूर हो जाओ। मुंगेर ले गया, यहां पे अपना शस्त्रागार बनाया, अपनी सेना बनाने की कोशिश की। अंग्रेजों को ये बात पता चली कि भाई ये तो हथियार बना रहा है, खुद की सेना खड़ी कर रहा है। हमने कहा कल को ये भी सिराजुद्दौला की तरह हम पे चढ़ गया तो क्या करेंगे। तो अंग्रेजों ने 1763 में इसको भी नवाब के पद से हटा दिया कि तुम नवाब नहीं हो, किसी और को बैठा दिया ऑफिशियली। तो ये था। इसके बाद अब क्या है कि ये मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास जाएगा, मुगल बादशाह के पास जाएगा हेल्प मांगने के लिए कि हमारी हेल्प करो और हम लोग सब साथ में मिलके रहेंगे, अंग्रेजों को भगाओ। तो बहुत कुछ अभी एक लड़ाई होने वाली है 1764 में। उसके बाद एक संधि होगी जिसने इंडिया का फ्यूचर चेंज कर दिया बिल्कुल एकदम। जो बातें, जो अनुमान लगाए जा रहे थे 1757 के बाद, 1765 की घटना ने उन अनुमानों पर मोहर लगा दी कि हाँ अब यही होगा। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।